Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shubham Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज है 9 नवंबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले द हिंदुस्त न्यूज़पेपर को। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा केस ये आ रहा है कि अभी आपको पता हो लखीमपुर के अंदर जो यूपी का एक इलाका है लखीमपुर, वहाँ पर क्या हुआ था, किसानों ने अपना प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। बट वहाँ पर क्या होता है कि एक मिनिस्टर का बच्चा मतलब बेटा आता है और वो क्या करता है कि अपनी कार से जो है कई सारे फार्मर्स को वहाँ कुचल देता है और सारे फार्मर्स की वहाँ पर डेथ होती है। कहा जाता है अराउंड 3 फार्मर को तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और कुछ बहुत सीवियर इंजर्ड हो जाते हैं, जिस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला इसके लिए हम स्पेशल पैनल बनाएगा जो ये इन्वेस्टिगेट करेगा कि इसके पीछे के क्या रीज़न थे, क्या रियलिटी के अंदर जो चीज़ें बताई जा रही हैं, क्या जो कहानी स्क्रिप्ट बनाई जा रही है, क्या यही है कुछ और इसका रीज़न है। जिसके लिए उन्होंने एक हाई कोर्ट के जो एक्स जज हैं जो रिटायर हो चुके हैं उनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है इस पूरी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लोगों ने डिमांड की थी इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर हम हर चीज़ में सीबीआई की जांच करेंगे तो वो ठीक नहीं, क्योंकि इससे सीबीआई के ऊपर का बर्डन जो है वो बढ़ता है और ये इस लेवल का केस नहीं है कि हमें सीबीआई को सौंपना पड़े। ये हम छोटे लेवल पर भी अपने पास हैंडल कर सकते हैं और यही रीज़न है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट के एक एक्स हाई कोर्ट जज है उनको अपॉइंट किया और वो इस लखीमपुर केस को पूरा एनालिसिस करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है और किन लोगों का इसके पीछे पूरा पूरा हाथ है और किन पार्टियों ने ये सारी चीज़ यहाँ पर करवाई हैं। राइट हैंड साइड एक आर्टिकल आ रहा है कि सीबीआई नॉट इन्वेस्टिगेशन राफेल। अब ये क्या बात हो रही है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मीडिया पार्ट, फ्रांस के अंदर एक मैगजीन आती है जिसका नाम है मीडिया पार्ट। अब उस मीडिया पार्ट के अंदर क्या हुआ कि फ्रांस के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं या कह लो फ्रांस के जो मीडिया स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने ये बोला कि जो राफेल डील भारत के साथ हुई है, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सन 2016 के अंदर हमने यानी इंडिया ने फ्रांस के साथ एक डील की थी कि 36 राफेल जेट प्लेन्स हैं वो हमें दी जाए, क्योंकि राफेल जेट प्लेन जो है वो फाइटर प्लेन्स है और ये हमारी इंडिया की सिक्योरिटी में बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। ये अपने आप में बहुत तेज़ है, मतलब अगर आप इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करो तो अराउंड 2700 किलोमीटर की इसकी मैक्सिमम स्पीड है, जिसमें आप कई सारे रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह पैड भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और इसकी अपना खुद का जो वेट है वो 45 टन के अराउंड है। बट यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि जो राफेल जो है ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का फाइटर प्लेन है। हमने जब फ्रांस से डील की थी तो ये जो डील हुई थी ये कुल मिला अब इसमें कहा ही जा रहा है कि इस डील के अंदर अराउंड 7.5 मिलियन इसमें एक मीडिएटर को दिए गए हैं। जिस मीडिएटर ने इस डील को कराया उस मीडिएटर का नाम जो बताया जा रहा है वो है सुशेन गुप्ता नाम के व्यक्ति है जिन्होंने इस डील को कराया था और इन्होंने बीच में 7.5 मिलियन रुपीज़ की यहाँ पर डील के बदले में इन्होंने कमीशन लिया था। अब कहा यह जा रहा है कि जब सिक्योरिटी पर्पज़ हो रही है तो यहाँ पर इस डील में ये कमीशन क्यों दिया गया, जब दो कंट्रीज में ऑलरेडी बातचीत चल रही है तो ये जो कमीशन है ये अल्टीमेटली सरकार का पैसा थोड़ी है, तो जनता का पैसा है जो सरकार इन मिडिल मैन को दे रही है। तो ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, आपको याद होगा मैंने कल या परसों के ही न्यूज़पेपर में बताया था कि आरटीआई का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया था राहुल गांधी के द्वारा। उन्होंने कहा था कि राफेल डील के अंदर बहुत महंगी डील हुई है जबकि इतनी की डील है नहीं है, तो इसके पीछे आरटीआई डालो। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप हमें इन्फॉर्मेशन दो कि राफेल डील कितने में हुई है। तो उन्होंने देने से मना कर दिया और देखो धीरे धीरे करके वही चीज़ें जो है वो निकल के सामने आ रही हैं। दोस्तों क्या होता है जब भी कोई डीलिंग होती है अगर उसमें मीडिएटर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको कमीशन ज़्यादा देना पड़ता है और ये कमीशन का पैसा सरकार अपनी जेब से ना देकर जो जनता का पैसा टैक्स से इकट्ठा किया हुआ है ये दिया जाता है और यही चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि इकॉनमी का जो पैसा है वो इकॉनमी की वेलफेयर में लगाना चाहिए, ना कि मीडिएटर्स को या मिडल मैन्स को उनको कमीशन देकर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। कमीशन किस बात का, आप सरकार हो और फिर भी आपको कमीशन देने की जरूरत पड़ रही है। आपके इतने स्पोक पर्सन है, इतने एक्सटर्नल मिनिस्टर्स आपने बनाए बावजूद इसके आपको एक मिडल मैन को ये कमीशन देना पड़ रहा है। ऐसा उसने क्या काम किया जो आप नहीं कर पा रहे थे। तो ये बहुत सोचने वाली बात है और चिंताजनक बात है जो ये वहाँ की मीडिया पार्ट रिपोर्ट ने ये चीज़ें खुलासे में की है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर एक बात आ रही है, यूनेस्को ने श्रीनगर की सिटी को एक दर्जा दिया है। दर्जा क्या दिया है कि जो जैसे हैंडीक्राफ्ट आर्ट्स होते हैं तो उसके मामले में जो श्रीनगर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देखो यूनेस्को की फुल फॉर्म याद कर लो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों अभी तक भारत में 49 सिटीज़ को इसका दर्जा मिल चुका है जिसमें अब श्रीनगर भी जुड़ चुका है। श्रीनगर में किन किन चीज़ों को लेकर
बहुत अच्छी चीज़ बताई है। जैसे वहाँ का फोक आर्ट है, वहाँ की हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ का जो कल्चर है वो इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि यूनेस्को ने उसको अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया है। और जानते हो, जब भी यूनेस्को किसी भी लिस्ट में किसी भी सिटी को अपनी लिस्ट में शामिल करता है, वहाँ का टूरिज्म बढ़ जाता है, वहाँ की जो मार्केट प्राइसेस है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और अल्टीमेटली इससे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचता है। अब देखो, कोई फिरंगी हमारे यहाँ पर आया घूमने के लिए, तो वो पता है किन जगहों पर घूमना पसंद करेगा, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रजिस्टर्ड होंगे, क्योंकि यूनेस्को उन्हीं लोगों को, उन्हीं सिटीज़ को रजिस्टर्ड करता है जो अपने आप में बहुत यूनिक है, जो चीज़ें आपको और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगी। सोच के देखो, श्रीनगर को और यूनेस्को में शामिल कर लिया, कर तो लिया ही है, तो अब ऐसे में क्या हो, जब भी टूरिस्ट आएगा तो श्रीनगर डेफिनेटली वो घूम कर जाएगा, और जब वो आएगा तो वो होटल में स्टे करेगा, वहाँ की चीज़ें खरीदेगा। और सोच के देखो कि कोई चीज़ आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगर आपकी जुड़ गई, तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ 10 की है वो आप 50 की कर दोगे। तो इससे क्या होगा कि आपके यहाँ का जो कल्चर है, आपके यहाँ की जो चीज़ है, वो संस्कृति वर्ल्ड वाइड लेवल पे दिखाई जाएंगी। और उससे भी बड़ी बात कि इससे हमारा टूरिज्म सेक्टर इंप्रूव होगा, व्यापार बढ़ेगा। तो हर चीज़ को इंटरकनेक्ट करोगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। हो सकता है आने वाले समय के अंदर और भी कई सारी सिटीज़ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसमें जोड़ दी जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि दिल्ली के अंदर जो डेंगू के केसेस हैं वो पिछले 3 दिन के अंदर 2,500 क्रॉस कर चुके हैं। डेंगू केसेस बहुत ज़्यादा अपने लेवल मैसिव स्केल पर पहुँच चुका है। और आपको पता होगा, ये एडिस इजिप्टी करके जो मॉस्किटो है, इससे ये फैलता है। और ये मॉस्किटो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इससे येलो फीवर वगैरह, माइल्ड फीवर, इस टाइप की सिचुएशन देखने के लिए मिलती है। इसको टैकल करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई सारे मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि कहीं भी पानी भरा हो तो पानी मत भरने दो। कूलर अगर भी आपके पास रखा हुआ है तो उसमें मिट्टी का तेल डाल दो उसके पानी में, जिससे कि जो भी मच्छर है उनको वो मर जाएं। तो दोस्तों, हमें भी अपने लेवल पे इन चीज़ों को सोचना चाहिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी कोविड चल ही रहा है, और ऊपर से अगर डेंगू जैसे केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि डेंगू को लेकर अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। इसमें सिर्फ अंधा चाल चल रहा है कि जो भी डॉक्टर दे रहे हैं, अगर ठीक हो गया तो हो गया, अदरवाइज इसमें डेथ केसेस भी बहुत अधिक रेट से यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद और आगे यहाँ पर चलते हैं। तो ये पूरा आपका जो है एडवर्टाइजमेंट से भरा हुआ है। इसके बाद हम और आगे चलते हैं। अच्छा, मलापुरम डैम के अंदर एक छोटा सा डैम और बनाया जाएगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा, मैंने आपको मलापुरम डैम के बारे में बताया था। अब आप मुझे बस इतना बता दो, ये मलापुरम डैम कहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, इसको लेकर क्या हो रहा था कि इसमें जो पानी का लेवल है वो बढ़ता जा रहा था, और इसको तमिलनाडु जो है वो डील करता था। ठीक है, वैसे ये डैम है केरला में, लेकिन इसको लेकर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता था? तमिलनाडु। ठीक है, चलो ये तो मैंने आंसर भी बता दिया। तो तमिलनाडु के अंदर क्या है, वो केरला के अंदर क्या है, ये जो डैम है इसकी जो हाइट है, जो पानी की जो हाइट होनी चाहिए वो बढ़ रही है धीरे धीरे करके। इससे क्या होता है कि छोटे छोटे गांव जो होते हैं उनको डर हो जाता है कहीं ऐसा ना हो कि बाढ़ की ऐसे सिचुएशन देखने के लिए मिल जाए। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए यहाँ पर एक छोटा डैम बनाया जाएगा, जिसको लेकर आसपास के जो ट्रीज़ हैं, अराउंड 15 ट्रीज़ को यहाँ पर तोड़ा जाएगा। अब आपको कि सर ये कौन सी बड़ी बात है ट्रीज़ को तोड़ना? दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। जानते हो, आज की डेट में अगर आपने कोई ऐसी ट्री जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के द्वारा और आपने उसे तोड़ दिया, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुझे आज भी याद है, मैं जिस सोसाइटी में रहता था पहले, तो वहाँ पर क्या था कि एक बार क्या हुआ कि एक ट्री को जो है हमने मेन गेट से थोड़ा कट कर दिया। तुरंत वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आए और उन्होंने पता चला कि ट्रीज तो काउंटिंग में है और इन्होंने ये काट दिया। तो वो केस आज तक चल रहा है, जिसमें 6 साल हो गए हैं, और 6 सालों से इतनी हैवी पेनल्टीज वगैरह लगाई रही। तब समझ में आया कि एक एक पेड़ को काटना कितना गलत होता है। मतलब वैसे तो इन्वायरमेंट के लिए है ही गलत, लेकिन ऊपर से कार्रवाई जो की जाती है वो और ज़्यादा। तो ऐसे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ती है, तब जाके आप कोई भी पेड़ यहाँ पर कट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये क्लियरेंस मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो हमें मिल गई है। अब धीरे धीरे करके क्या होगा, एक छोटा मिनी डैम बना के जो पानी का लेवल जो बढ़ता जा रहा है उसको यहाँ पर कम करवाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर एडिटोरियल दे रखे हैं। एक एडिटोरियल यहाँ पर ब्रेकिंग डाउन द हाइप अराउंड मेटावर्स। अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे एक बात सोचो, मैं बात करूँ सन 1990 की, तब हमने नहीं सोचा था कि हम अपने कम्युनिकेशन के अंदर इस तरह से बात कर पाएंगे कि रियल टाइम में हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। रियल टाइम का मतलब होता है जैसे अगर मैं आपको फ़ोन करूँ तो अभी जो बात मैं बोलूँगा तुरंत आपको 1 सेकंड के अंदर सुनाई दे जाएगी। लेकिन पहले काम होते थे चिट्ठियों के थ्रू, खत के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, पोस्टल के थ्रू। तो उनमें लगता था हैवी टाइम, जैसे 7 दिन का, 10 दिन का, 3 दिन का, 2 दिन का, ऐसे टाइम लगता था, तब वो खत पहुंचता था। तो उन दिनों हमने नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ पर कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा कि हम यहाँ पर बोलेंगे और रियल टाइम में वॉइस वहाँ पर जाएगी और वहाँ से वापस वॉइस जो है हमें रिवर्ट रिप्लाई देगा। तो ये चीज़ हमने नहीं सोची थी। आज की डेट में आप देख रहे हो, पिछले
4-5 सालों से अब हम वीडियो कॉल की ओर शिफ्ट हो गए हैं कि अब वॉइस कॉल तो है ही, अब हम वीडियो कॉल भी अपने पास करते हैं। अब कहा ही जा रहा है कि आने वाला समय के अंदर ऐसा भी होगा कि 3D एनिमेशंस के थ्रू, आपने देखा ना वो वीआर बॉक्स होता है, वर्चुअल रियलिटी बॉक्स, तो वीआर बॉक्स लगाने के बाद आपको वो चीज़ें वर्चुअली नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो कहा जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा इन्हांस हो चुकी है कि आने वाले समय में हम कहीं ना कहीं वीआर बॉक्सेस से भी अपने पास उन लोगों को वर्चुअली देख पाएंगे जो काफ़ी दूर हमारे से बैठे हुए हैं। यानी वीडियो कॉल का भी बाप आ चुका है, वर्चुअल कॉलिंग। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ल्ड में इस टाइप की रिसर्च चल रही है और आने वाले समय के अंदर वो दिन दूर नहीं जब हम वर्चुअल कॉलिंग भी करनी शुरू करेंगे और उस व्यक्ति को अपने पास पाएंगे जिस व्यक्ति से हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर बोला गया और ये कहा गया है इसको लेकर हमें अभी भी कई सारी रिसर्च करनी है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करनी है ताकि हम इस टेक्नोलॉजी को अभी इन्वेंट कर पाए। ये टेक्नोलॉजी आने पर अपने आप में एक बहुत बड़ा इनोवेशन होगी और इससे लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है, इसका यहाँ पर आगे चलें तो यहाँ पर एक माल न्यूट्रिशन को लेकर एक आर्टिकल डाला गया है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, मैं भी ना इसको एक चैप्टर नंबर 20 है रमेश सिंह का, उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स सन 2000 के अंदर बनाए गए थे और कहा था 2015 तक हम इन गोल्स को अचीव कर लेंगे। ये अराउंड हमारे 7 या 8 गोल थे टोटल हमारे। तो लेकिन क्या हुआ कि हम इसको अचीव नहीं कर पाए, जो भी हमारे गोल थे इसको हम 100% अचीव नहीं कर पाए, जिसके लिए हमने क्या किया, थोड़े से वो वाले गोल जो अचीव नहीं कर पाए और एडिशनल गोल, यानी टोटल 17 गोल हमने किए जिसको बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और इसमें रखा गया 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया गया और ये कहा गया 2030 तक हम इन गोल्स को अचीव कर लेंगे। ठीक है, अब क्या था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे उसके अंदर एक गोल आता है जिसमें मेटर्निटी हेल्थ की बात की जाती है और एक और गोल आता है इसमें माल न्यूट्रिशन की बात की जाती है और फूड हंगर की बात की जाती है। इन तीनों की बात की जाती है, उसी तीन को मिला के आर्टिकल यहाँ पर बनाया गया। बात ये चल रही है कि यहाँ पर क्या है कि कई ऐसे इलाके हैं जो गांव वगैरह में रहते हैं, खासतौर पर अगर मैं आसाम की बात करूँ तो वहाँ पर क्या है कि कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट है बट उन्हें वो न्यूट्रिशन डाइट नहीं मिल रही जो उनको उस टाइम पर मिलनी चाहिए। ऐसे में क्या होगा कि जो बच्चे पैदा होंगे उनकी हेल्थ कंसर्न बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे, उनके हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहेंगे। चलो ये तो बात थी मैटरनिटी की, लेकिन आज के डेट में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते उनकी जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब होती है यहाँ पर नज़र आ रही है। इसको लेकर सरकार ने एक संपूर्ण योजना चलाई थी। संपूर्ण योजना के तहत ये बोला गया था कि जो स्कूल्स है उसमें मिड डे मील प्रोग्राम दिया जाएगा और अगर स्कूल्स बंद है तो उनके घर में राशन पहुँचाया जाएगा। इस टाइप की जो प्रोग्राम्स होते हैं कहीं ना कहीं बच्चों की जो माल न्यूट्रिशन की जो कमी है उनको दूर करने में ये हेल्पफुल साबित होती है। इस बात को लेकर ये पूरा आर्टिकल बोला है कि आज की डेट में चाइल्ड न्यूट्रिशन, जो माल न्यूट्रिशन हो रहा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। इसको हमें रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसे रोका नहीं गया तो वो दिन दूर नहीं जब हर बच्चा डिफेक्टेड पैदा होगा और हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई चीज़ें खामी निकल के आएंगी। क्योंकि जब हमारे यूथ को ही दिक्कत होगी तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। तो यूथ को स्वस्थ करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक क्या है, टास्क है। ठीक है, तो ये आर्टिकल पूरा इस चीज़ पर बेस्ड है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर बात चल रही है। अच्छा, मैं इसको कोटा वाले को अभी डिस्कस नहीं करूँ क्योंकि अभी ना इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, ये राइटर का अपना ओपिनियन है, इसलिए मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आ रही है, इट्स टाइम टू एंगेज इन लॉ फेयर। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारे राइटर ये बोल रहे हैं कि जैसे कई सारे अभी इंटरनेशनल लॉज ऐसे बने हुए हैं जिनको आज भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं इंडिया जो है वो सार्क का पार्ट है। ठीक है, सार्क के अंदर 8 कंट्रीज़ हैं टोटल, जिसमें आपका बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स वगैरह ये सारी कंट्रीज़ हैं। अब एक बात बताओ, आप कभी भी जैसे कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट होता है, लाइक जैसे कल की बात है, जो हमारे इंडिया के मछुआरे थे जो गुजरात से गए हुए थे और पाकिस्तान ने वहाँ पर फायरिंग कर दी और हमारे मछुआरों को वहाँ पर मार दिया ऑन द स्पॉट। अब एक बात बताओ, इस टाइप की जो चीज़ें हो रही है कहीं ना कहीं गलत हो रही है। आपको उन मछुआरों को क्या बोलना था कि आप अपनी टेरिटरी छोड़ के हमारी टेरिटरी में आ गए इसलिए आप वापस चले हो। वो मछुआरे हैं, टेररिस्ट नहीं है जो आप उन्हें मार रहे हो, उन्हें बिल्कुल भेज देना चाहिए। बट उन्होंने सीज फायरिंग की। अब हमें पता है कि उन्होंने फायरिंग करके कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन किया। तो भारत को क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज प्रोसेस में जाना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए और इस बात की सुनवाई करनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान ने आज ही काम किया, कल हो सकता है इससे बड़े लेवल पे काम कर दे, लेकिन हम लोग यानी हम इंडियंस इस चीज़ का प्रॉपर फ़ायदा नहीं उठाते। इसको लेकर राइटर ने ये बात बोली है कि जब ऑलरेडी हमने इतने अच्छे अच्छे इंटरनेशनल लॉज बनाए हुए हैं, इंटरनेशनल वेलफेयर्स बनाए हुए हैं, तो आप उन चीज़ का बेनिफिट क्यों नहीं उठाते हो, क्यों ये चीज़ें अपने लेवल पे सीमित करने की कोशिश करते हो। इन चीज़ों को बढ़ाओ ताकि लोगों को पता चले कि हाँ जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। ये पूरा आर्टिकल इस चीज़ पर बेस्ड है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर बात चलिए
इंक्लूसिव मैरिटाइम रीजन मस्ट। अब ये क्या हो रहा है, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है हर्षवर्धन सिंगला, अब इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय के अंदर से मैरिटाइम सिक्योरिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो टेररिज्म है वो सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व होता है किसी भी कंट्री में घुसने के लिए, तो वो समुद्री रास्ते से घुसने की कोशिश करता है। और दूसरी बात, जो चाइना जिस तरह से इंडो पैसिफिक रीजन पे अपनी डोमिनेंसी दिखा रहा है, उसको भी काउंटर करना है। तो इसको लेकर यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई जिसके अंदर ये कहा जाएगा कि किस तरह से हम अपनी मैरिटाइम सिक्योरिटी को यहाँ पर जो है वो और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को एक टेरिटरी बना सकते हैं। आपको पता ही होगा कि कोई भी, जैसे हम भारत देश की बात करें तो जो हमारा कोस्टल लाइन है जिसको हम बेस लाइन बोलते हैं, वहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक तो कोई भी आम इंसान जा सकता है। 12 के बाद से लेकर 188 नॉटिकल माइल तक आपको फिशिंग, माइनिंग जैसे या ऑयल एक्सट्रैक्शन वाली एक्टिविटीज़ आप वहाँ पर कर सकते हो। तो कुल मिला के कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो समुद्र होता है वो हमारा होता है, उसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्रीज शुरू हो जाती है। तो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसको हम किस तरह से और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, इस बात को लेकर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। और ये कौन करेगा, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जिनका नाम है हर्षवर्धन सिंगला, ठीक है। और ये सारी मीटिंग कहाँ पर होगी, गोवा के अंदर होगी, ठीक है। गोवा के अंदर हो चुकी है, मतलब कल की डेट में हुई है, बट अभी इसका एक्सक्लूसिव जो आंसर है वो अभी तक हमें नहीं मिला है। इसका यहाँ पर एक बात चलिए, यहाँ पर क्या हुआ कि कल जो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है, इन्होंने क्या किया, 7 पद्म विभूषण अवार्ड दिए, 16 पद्म विभूषण दिए और 122 पद्म श्री अवार्ड दिए हैं। याद रखना दोस्तों, ये अवार्ड किसी भी इंसान को मिल सकते हैं, इसमें कोई जैसे सेक्स होता है लाइक गर्ल बॉय या अदर्स, ऐसा कुछ नहीं होता, हर किसी को ये अवार्ड मिलता है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती। बस फ़र्क ये होना चाहिए, आप जिस काम में जो काम कर रहे हो वो काम सबसे ज़्यादा यूनिक होना चाहिए, जो इससे पहले कभी किसी ने ना किया हो। जैसे मान के चलो अभी मैं ये बोलूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाई लिखाई यहीं पर रोक कर मैं लोगों को पढ़ाने के लिए एक मुहिम चला रहा हूँ, जबकि मेरे पास पैसे नहीं निकले फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अपने आप में एक बहुत ही एक अलग चीज़ है जो किसी और ने नहीं सोची। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर मुझे इंस्पायर्ड करना होगा, मतलब सरकार चाहती है कि मैं शिवम को इंस्पायर्ड करूँ, तो वो क्या करें, हमें पद्म विभूषण या फिर पद्म भूषण या फिर पद्मश्री अवार्ड देकर मुझे इंकरेज करें कि जो तुमने काम किया ये वाकई में बहुत सराहनीय है और ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के थ्रू दिया जाएगा। तो ऐसे हमारे कई सारे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर याद कर लो, 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 122 पद्मश्री अवार्ड यहाँ पर अलॉट किए गए हैं, ठीक है। जिसमें कई सारे फिल्म आर्टिस्ट वगैरह भी हैं, जैसे आप कंगना रनावत की बात कर लो, और यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं, कंगना रनावत हो गई, करण जौहर हो गए, और आपके जो एकता कपूर है, ऐसे करके कई सारे लोग हैं जिनको मिला। ये तो चलो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, फिल्म आर्टिस्ट वगैरह, ऐसे कई लोग हैं। एक तो एक इंसान ऐसे भी हैं जो नंगे पैर आए थे, मैंने कल उनकी वीडियो देखी, जो कि आम बेचते हैं, वहाँ पर गांव के अंदर आम बेचते हैं, बट उनको अवार्ड क्यों मिला, क्योंकि वो 150 रुपये एक दिन का कमाते हैं, ठीक है। और वो उन पैसों को कंट्रीब्यूट करके एक स्कूल खोलना चाहते हैं जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जा सके, और खासतौर पर गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो इससे लोग इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए कि आप देख सकते हैं कि वो गरीब इंसान जैसा चप्पल पहनने के लिए नहीं है, वो प्रेसिडेंट हाउस जाता है और वो रामनाथ कोविंद से क्या करते हैं, अवार्ड लेते हुए नजर आते हैं। इससे क्या होता है ना, लोगों के अंदर इंकरेजमेंट आ जाती है कि उन्होंने जो यूनिक काम किया उसके लिए सरकार उनको सराहना दे रही है। मेरी बात को समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपको भी मिल सकती हैं अगर आप कुछ यूनिक काम करो। इट डजेंट मीन कि आप पबजी वगैरह खेलो कर रहे हो तो मैंने सरकार के लिए कितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पबजी वबजी ये सब नहीं आती इसमें। इसके बाद यहाँ पर क्या बात चली है, अच्छा आपको बता दूँ कि जो अजीत डोभाल सर है, इन्होंने क्या किया, अभी दिल्ली के अंदर एक अपनी मीटिंग रखी है, ठीक है। और वो मीटिंग आज की डेट में यानी ट्यूसडे को होनी है। और इस मीटिंग के अंदर क्या है, अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, जो एनएसए ग्रुप के एनएसए के हेड होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के हेड, जैसे हमारे अजीत डोभाल सर हैं, वैसे ही और भी कंट्री के एनएसए के हेड होते हैं। उन सभी को दिल्ली में बुलाया गया है ताकि हम अफगानिस्तान को टैकल कर सके कि जिस तरह से टेररिज्म अफगानिस्तान में बढ़ रहा है, इसको किस तरह से हम काउंटर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर चाइना पाकिस्तान वगैरह को भी यहाँ पर बुलाया गया था, वैसे सभी लोग आए हैं, बस चाइना और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नहीं आया। पाकिस्तान ने तो साफ मना कर दिया, चाइना ने ये बोला हमारे यहाँ पर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और हमारा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी है इसलिए हम नहीं आ पाएंगे, बट पाकिस्तान ने तो साफ मना कर दिया। बाकी इसमें जो हमारे बाकी कंट्रीज़ के लोग हैं वो यहाँ पर आए। अब यहाँ पर बातचीत शुरू होगी। अब क्या क्या बातचीत हुई है इसको लेकर अब हमें कल न्यूज़पेपर में इसके बारे में पता चलेगा। बट बेसिकली बातचीत किस चीज़ पर होगी कि अफगानिस्तान में जिस तरह से जो टेररिज्म है वो बढ़ रहा है, तालिबानी का कैप्चर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बाकी कंट्रीज़ के लिए भी सिक्योरिटी थ्रेटनिंग की तरह काम हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है तब से जो भारत है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो स्मगलिंग है ड्रग्स वगैरह की वो की जा रही है। अभी आपने देखा होगा गुजरात पोर्ट पर अभी 3,000 किलो की हीरोइन
पकड़ी जिसकी इंटरनेशनल लेवल में जो कीमत है वो 21,000 करोड़ है। तो अपने आप में ये क्या है, हमारे यूथ को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। और अगर हमारा यूथ बिगड़ गया तो देश तो बिगड़ जाएगा ही, क्योंकि हमारा देश बना ही किससे, यूथ से बना है, जो यंगस्टर्स लोग हैं उनसे बना हुआ है। ठीक है, चलिए ये था। इसके बाद और हम यहाँ पर आगे चलें तो अच्छा, ये सेम वही चीज़ है, यूपी और दिल्ली के अंदर जो मॉस्क्यूटो प्लान है वो यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे डेंगू वाले केसेस यहाँ पर कम देखने के लिए मिले। ठीक है, इसके बाद आगे चलें तो पाकिस्तान में, अच्छा आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान में तालिबान का जो कब्जा है वो धीरे धीरे बढ़ता रहा है। कब्जा नहीं बोलना चाहिए बल्कि ये बोलना चाहिए, आपके मन में क्वेश्चन है सर ये वही तालिबान है या अफगानिस्तान वाला, नहीं दोस्तों। लेकिन ये समझो कि तालिबान एक तरह से अलग ग्रुप है जो पाकिस्तान के अंदर भी पाया जाता है। तो सर अफगानिस्तान में भी तालिबान ग्रुप है और पाकिस्तान में भी, जी हाँ दोस्तों। अब तालिबानी लोग जो पाकिस्तान के अंदर वो क्या कह रहे हैं कि हमें अपनी सरकार चाहिए, ये भी सरकार की नहीं सुनते। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया ना, वैसे ही किसी दिन पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के भी जो तालिबानी ग्रुप है वो भी एक्टिव हो गए हैं। वो भी पाकिस्तान सरकार से क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम हटो और हमें सत्ता में आने दो। तो देखते हैं इमरान खान के साथ क्या होता है। तो ये सारी बातें, तो बस मैंने पता है ये आर्टिकल क्यों कवर किया, ताकि आपको ये पता चल जाए कि अफगानिस्तान की तरह जो तालिबान है सेम वैसे पाकिस्तान में भी तालिबानी ग्रुप पाया जाता है। अब भाई तुम लोग अगर टेररिस्ट को अपने पास रखोगे तो यही होगा आने वाले समय के अंदर। इसके बाद चलो आगे चलते हैं, यहाँ पर हम बिजनेस सेक्शन पर आते हैं। इंडिया और चाइना आगे जाके फाइनेंशियल इंक्लूजन करने वाले हैं। अच्छा, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि जब हमें फंड्स की कमी होती है तो दो बड़े बड़े लोग मिल जाते हैं। इससे क्या होता है, फंड की जो लिक्विडिटी क्रंच है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब जैसे मैंने कहा मुझे बिजनेस करना है जिसमें 1 करोड़ रुपए लगे हैं, बट मेरे पास सिर्फ 60 लाख रुपए हैं, तो मैं ऐसे बंदे को पकड़ूंगा जिसके पास 40 लाख रुपए और हम दोनों मिलकर काम कर पाए वो 1 करोड़ वाला। यही कुछ इंडिया और चाइना करने वाले आने वाले समय के अंदर। इससे कहीं ना कहीं बायलैटरल रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन, डिप्लोमेटिक तो नहीं बट हाँ जो हमारे बिजनेस रिलेशन है वो यहाँ डेवलप होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि लास्ट मंथ चाइना के साथ हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। इससे ये समझ में आता है कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन कितने भी खराब हो लेकिन हमारे ट्रेड रिलेशन चाइना के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, ताकि क्योंकि हम उनसे बहुत ज़्यादा माल खरीदते हैं और बेचते रहते हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी के अंदर कौन कौन सी आज टॉप 50 कंपनी है, जिसमें आपके अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, एचटीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसी बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोटक बैंक, एलएनटी, एम&एम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो। एक्सचेंज रेट की बात करें तो हमारे यहाँ पर डॉलर जो है 73 रुपीज़ का है, यूरो 85 रुपीज़ का है, ब्रिटिश पाउंड 99 रुपीज़ का है, जापनीज एन 65 रुपीज़ का, चाइनीज युआन आपका 11 रुपये का है। और यही 5 करेंसी हमारी बन जाती है स्पेशल ड्राइंग राइट, जो कि आईएमएफ की एक वर्चुअल करेंसी है। ठीक है, तो दोस्तों आज के द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।